सबसे ज्यादा इनसिक्योर यही वाला एरिया है, हमेशा नौटंकी रहता है। बीएसएफ वाले को उठा के भेज दीजिए कहां पर, चाइना बॉर्डर पर, जहां कुछ होगा मार देगा ही। इंटरनल सिक्योरिटी कौन देखेगा? नेताओं की सुरक्षा। जेड प्लस सिक्योरिटी किसकी है? एनएसजी। इन्हें ब्लैक कैट कमांडो भी कहते हैं। एनएसजी में कोई डायरेक्ट नहीं जाता। एसपीजी, मोदी जी को कौन देखता है? एनएसजी देखती है मोदी जी को ना। एसपीजी सबसे खतरनाक है। जब मोदी जी खड़े रहेंगे ना, उनको दाहिने बाएं को काला सूट पहन, अगर बम लगाए रिमोट से उड़ाने की कोशिश करें, उड़ भी नहीं करेगा, कोई जैम काम नहीं करेगा। तुम ड्रोन लेके उड़ाओगे ना, ड्रोन वहां गिर जाएगा। मारधार में कहाँ पीछे है भाई? युद्ध होगा तो ये अकेले लाहौर और सब लेके चल आएंगे आप। पारा मतलब तो आधा, जैसे देखते हो ना पारा मेडिकल, आधा मेडिकल। पारा टीचर मतलब कंप्लीट नहीं मिले हैं लोग जिनको, उसी से पारा मिलिट्री है। पारा मिलिट्री, पैरा नहीं, पैरा अलग होता है। पैरा मतलब तो पैरासूट वाले हो जाएंगे। पारा मिलिट्री कौन सा मिलिट्री? पारा में। तो जितने भी पारा मिलिट्री हैं वो सब किसके अंडर में आएंगे? गृह मंत्रालय। लेकिन कोस्ट गार्ड किस में आएगा? रक्षा मंत्रालय। चलिए हम लोग कुछ पैरा मिलिट्री को देखते हैं। जैसे यहाँ पर पाकिस्तान बॉर्डर है तो यहाँ रखती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। पाकिस्तान तो पहले इधर भी था, तो इधर भी लगती है बीएसएफ। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान बॉर्डर पे कौन लगेगी? बीएसएफ लगेगी। क्या लगेगी? बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। लेकिन नेपाल के बॉर्डर पे सशस्त्र सीमा बल, नेपाल बॉर्डर पे सशस्त्र सीमा बल एसएसबी। अच्छा, दोनों को हम एक जगह क्यों नहीं लगा सकते? देखिए सब चीज को ना डिमांड और जरूरतें अलग होती हैं। पाकिस्तान बॉर्डर को अलग तरीके से चैलेंज है, वहीं नेपाल बॉर्डर में अलग चैलेंज है। वहां तस्करी बहुत ज्यादा है नेपाल के रास्ते। पाकिस्तान कोई भी चीजों को डंप करता है ना, तो पाकिस्तान से पहले डंप कहाँ करता है? नेपाल, और वहां से इजिली घुसा देता है इंडिया में। तो ये सब चीजें डंपिंग ये एरिया हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वहीं अगर हम इधर देखेंगे म्यांमार के साथ, तो म्यांमार बॉर्डर पे ना यहाँ लगती है असम राइफल। क्या लगती है? असम राइफल सबसे पुरानी कौन है? असम राइफल। तो म्यांमार साइड में कौन लगेगा? असम राइफल लगेगी। तो यहाँ असम राइफल को लगाया जाता है। और इधर अगर देखेंगे हम लोग चाइना बॉर्डर से, तो आईटीबीपी, चाइना बॉर्डर से आईटीबीपी, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, आईटीबीपी, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, आईटीबीपी। इन सब के हथियार, इन सब लोगों को जो भी चीजें दी जाती हैं वो मतलब उसी हिसाब से दी जाती है जैसे वहां जरूरत है। समझ में आ गया नहीं गया? जिस हिसाब से जरूरत है उसी हिसाब से वहां प्रोवाइड कराया जाता है। अब चाइना के साथ पहाड़ी एरिया ज्यादा है, ज्यादातर क्या लगते हैं? पहाड़ी एरिया। उसी हिसाब से वहाँ माउंटेनियरिंग कोर्स को ज्यादा रखेंगे, वैसे सोल्जर्स की बहाली करेंगे, वैसा ट्रेनिंग देंगे जो पहाड़ों पे लड़ सके। वैसे ही असम राइफल को हम देंगे कि जो जंगलों में अच्छे से लड़ सके। अब बीएसएफ को अलग झमेला है। कश्मीर का एक साइड जंगल है, एक साइड पहाड़ है, एक साइड बर्फ है, हरियाणा मैदान है, राजस्थान रेगिस्तान है, कच्छ का रन दलदल है। अब वो कहाँ से देगा भाई? उसको तो सब चीज की ट्रेनिंग देनी है, तो बटालियन बना लेगा। ये बटालियन जो है रेगिस्तान में अच्छे लड़ेगी, ये बटालियन दलदल में, ये इसमें, तो मेन वो बना लेगा। सबको ट्रेनिंग सबका देगा, लेकिन एक फिक्स कर देगा। समझ आएगा कि नहीं? फिक्स कर देगा कि हाँ इस चीज का दिया। जैसे कोई ड्राइवर है, खाना भी बना सकता है, तो आप उसे कुक नहीं कह सकते हैं। वो खाना अपने लिए भले बना ले रहा है, लेकिन मेन काम उसका क्या है? ड्राइविंग। उसी तरह ये अपने बटालियन के हिसाब से। इससे क्या होता है ना कि तैयारी उसी हिसाब से रहती है, किसको कितना बजट देना है। अब ऑब्वियस बात है, सबसे ज्यादा बजट देना पड़ेगा बीएसएफ को। सबसे ज्यादा इनसिक्योर यही वाला एरिया है, हमेशा नौटंकी रहता है बीएसएफ। चाइना वाले के साथ आईटीबीपी। ट्रेनिंग अलग अलग होगी, किस पे कितना, किस लेवल पे होना है। पाकिस्तान से कोई चीज हो, बीएसएफ को सीधा मार दे गोली, बाद में बताना। आईटीबीपी को गोली नहीं चलाना है, आईटीबीपी गोली नहीं चला सकती है, चला ही नहीं सकते। 1996 के बाद इंडिया चाइना में समझौता है कि गोली नहीं चला सकते हम लोग यहाँ पे। आप देखिएगा लड़ाई भी हुआ था ना, लाठी डंडा से मारे थे लोग, गोली नहीं चलाए थे हम लोग, गोली नहीं चलाए थे, लाठी डंडा से मारे। बंदूक रखते हैं लोग, गोली नहीं चलाते। सबकी ट्रेनिंग अलग अलग। बीएसएफ वाले को उठा के भेज दीजिए कहाँ पर? चाइना बॉर्डर पर, जहाँ कुछ होगा मार देगा ही भाई। इसको तो बोला गया मार दो भाई, तुम जो होगा देखा जाएगा। हम लोग सबका अलग अलग है। तो उसी तरह एसएसबी में थोड़ा सा उतना झमेला नहीं है, बट तस्करी बहुत ज्यादा है। बीएसएफ तो इधर भी लगती है। अब एक और समस्या आ गया कि भाई इंटरनल कौन देखेगा? इंटरनल सिक्योरिटी कौन देखेगा? अंदर में भी तो है, कहीं नक्सल है, कहीं दंगे फसाद हो गए, कहीं कुछ हो गए। इंडिया का अंदर कम बवाल है। सीआरपीएफ। तो इंटरनल किसे दे दिया गया? सीआरपीएफ को। नेताओं की सुरक्षा सीआरपीएफ। जेड प्लस सिक्योरिटी किसकी है?
सीआरपीएफ के। वाई कैटेगरी, जेड कैटेगरी, जेड प्लस, तो सबसे तगड़ा हो जाता है जेड प्लस। जेड प्लस 60 को कमांडो दे देता है, 60 कमांडो दे देगा आपके साथ। उसमें 3 शिफ्ट में बांट लेंगे, 20-20। सुतबो तो करेगा कि 24 घंटा 60 है आपको, आप ही के साथ चलेगा यहाँ पे, तो उसमें 20 आपके साथ रहेगा, 20 सोया रहेगा और 20 स्टैंड बाई पे रहेगा। ठीक है, स्टैंड बाई मतलब वो 20 मान के चले हमला हो गया, वो 20 कम पड़ गए, तो ये जो स्टैंड बाई पे ऐसे तुरंत चल जाएगा और उसको उठाया जाएगा, उठ 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 मार दे लो। तो ऐसा नहीं है 60 है तो 60 लगा दीजिएगा आप वहाँ पे, सबका वो रहता है, फिक्स रहते हैं लोग यहाँ। तो क्योंकि ना जिसको जेड प्लस सिक्योरिटी दिया गया वो बड़ा आदमी होगा, बड़ा आदमी को नेता होगा, तो उसको अभी हो जा सकता है। उसको अचानक पता चला कि चुनाव का समय है, किसी के यहाँ कजिया है, 13 का भोज है, तो चलो हो चुनाव है, चलना जरूरी है, चल दिया, वो कभी भी जा सकता है ना। तो इंटरनल सिक्योरिटी किसके पास है? इन बेचारों को जम्मू कश्मीर में भेज दिया गया और उड़ा दिया गया पुलवामा में इनको। यहाँ इनकी उस हिसाब से बीएसएफ को कहा गया कि आप बॉर्डर देखिएगा, और कश्मीर में तो इंटरनल में ही झमेला है, तो इन्हें कहा गया आपको फौज की तरह भी रहना है और पुलिस की तरह भी रहना है। तो पुलिस का तो काम है नॉर्मल बातचीत करना, तो ये लोग नॉर्मल भी समझाते हैं, लड़ते भी हैं, और सीआरपीएफ वालों के लिए झमेला लगा। समझा गया? इसके लिए एक अलग होना चाहिए पुलिस, जो काम हो टेररिज्म से निपटने के लिए, उनका अलग अलग टाइप का हो, उनको वर्दी ना दिया जाए। उनको वर्दी दे के आप पहचान दे रहे हैं, आतंकवादी वर्दी पहन के आता है जी, तो गजब बात है। वो बिना वर्दी का मार रहा है आपको। जम्मू कश्मीर में एक इंस्पेक्टर को बगल में खड़ा इंसान ने गोली मारा था, वो आतंकवादी था, और वो ट्रैफिक हटवा रहे थे, इंस्पेक्टर थे, ट्रैफिक हटवा रहे थे, यहाँ पे बगल में आया, निकाला, खोपड़िया में सटा के मार दिया इसे, क्योंकि उसका कोई ड्रेस नहीं है। तो जो आतंकवादी से लड़ रहे हैं इस सब चीजों में, उन लोग को ड्रेस नहीं दे, वहीं कहीं कोई दुकान वकान खोल के बैठ जाए, कोई ऑटो चलाए, कोई हवाई चलाए, कोई कुछ चलाए, सब पता चलता है। हवाई सबको बहुत जानकारी रहता है कहाँ है। हाँ, कोई चाय बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ रहा है, यहाँ बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास है। यहाँ पे अंदर से हुआ है उसका आदमी चाय पीने आया है, तो चाय मांगेगा ना, चाय दे दो, तो टोन से पता चल जाएगा यहाँ का है कि नहीं है। जैसे अगर बिना किसी मकसद का आया है चाय पीने ना, तो नॉर्मल आराम से बैठेगा, चाय पिएगा, इधर उधर ना। अगर किसी मकसद से आया ना, 4 बार इन्हें उन्हें देखेगा, एक चाय देना, चक्कर पकड़ देर करेगा, तुरंत खबर हो जाता है यहाँ पे, वो चाय पीने आया, चाय पी के जाएगा यहाँ पे। तो वो सब आइडिया होना चाहिए। अब हम लोग वर्दी पहना के बेचारों का परिवार उजाड़ दे रहे हैं, उनकी क्या मजबूरी हो, तो पहचान में आ जा रहे हैं। तो आतंकवादियों से लड़ने के लिए बिना वर्दी का उस टाइप रहना चाहिए हर जगह। यहाँ पे पता चला कोई स्कूल में पढ़ा रहा है सेना का जवान, पढ़ा रहा है स्कूल में टीचर बन के, क्योंकि जानकारी आपको कहाँ कहाँ से मिल जाएगी, कोई चीज क्यों छोड़ेंगे। हो सकता है कि वहाँ पढ़ने कोई आ रहा है, उसका कोई लिंक होगा कहीं ना कहीं से, तो लिंक बाई लिंक डायरेक्ट नहीं पहुंच में आएगा, लेकिन लिंक तो मिल ही जाएगा। तो अभी उसके लिए ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। अब ये सीआरपीएफ वालों की अलग समस्या थी। ये तो हो गया सीआरपीएफ वाले। नक्सल से कौन लड़ रहा है? सीआरपीएफ। कश्मीर में कौन लड़ रहा है? सीआरपीएफ। नेताओं की सुरक्षा कौन ले रहा है? सीआरपीएफ। अभी दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी थी संसद की सुरक्षा करना, तो वही में कोनो घुस के धुआं छोड़ दिया संसद भवन में घुस के धुआं छोड़ दिया, सतरंगा धुआं छोड़ दिया, लाल रंग का धुआं छोड़ दिया संसद के अंदर। तो भाई तो गड़बड़ है ना सुरक्षा। धुआं में जहर मिला के छोड़ता तो आधा साफ हो गए रहते सब नॉर्मल धुआं छोड़ा हूँ। अगर धुआं छोड़ दिया रहता तो सब नेता डर गया, सर धुआं छोड़ दिया, धुआं छोड़ दिया। अमित शाह के अंडर में आता है गृह विभाग, वो कहे कि दिल्ली पुलिस को बुला के डांटे, बकलोल कहीं का, कैसे धुआं छोड़ दिया रे? कहे सब संसद में बैठ जाके धुआं छोड़ दिया, भगाओ इनको, भगाओ। दिल्ली पुलिस को भगा दिया, कहे सीआरपीएफ को लगा। दिल्ली पुलिस गया, मोए मोए हो गया, नहीं समझ में आ गया। दिल्ली पुलिस का क्या कर दिया? मोए मोए कर दिया। क्यों? संसद में क्या कर दिया था? रंगीन धुआं छोड़ दिया। पता नहीं क्या बोला जाता है उसको, स्मोक बोलता है, क्या बोलता है, स्मोक बोलता है, तो उसको धुआं ना बोला जाएगा। तो ऐसे क्या ही कर रहे लोग, धुआं छोड़ दिया हो गया यहाँ। लेकिन बहुत गड़बड़ चीज है, धुआं नहीं छोड़ना चाहिए संसद में। अब इसके अलावे जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ने लगी, मेट्रो आ गया, एयरपोर्ट आ गई, रेलवे स्टेशन आया, वहां भी सुरक्षा करना जरूरी है। वहां के लिए लगा दिया सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेफ्टी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेफ्टी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेफ्टी फोर्स, समझा गया? सीआईएसएफ। अब ये सीआईएसएफ क्या करता है? ताजमहल पे देखने जाइएगा तो वहां जो सिक्योरिटी लगी है सीआईएसएफ, लाल किला सीआईएसएफ, कुतुब मीनार सीआईएसएफ के लिए, एयरपोर्ट सीआईएसएफ। समझ में आ गया कि नहीं गया? जितने महत्वपूर्ण धरोहर हैं उन सब की रक्षा कौन करता है? केजीएस का महत्वपूर्ण धरोहर है जी, इसकी रक्षा कौन कर रहा है? आप लोग खुद ही कर रहे हैं, सीआईएसएफ से ज्यादा तगड़ा आप लोग। तो सीआईएसएफ बड़ी प्रोफेशनल है, तो सीआईएसएफ की ट्रेनिंग अलग होती है। उनको ना कहा जाता है कि देखिए आपको बात अच्छे से करना है। अब जिसको एयरपोर्ट पे लगाएगा उसको कहेगा ना कि बात ठीक से करना है, यहाँ सब ठीक ठाक आता है, वो ठीक ठाक से बात करेगा। उसी में किसी को सीआईएसएफ में से उठा के प्रोटोकॉल में लगा देगा, तो प्रोटोकॉल वाले अलग होते हैं, सब सफारी सूट पहने होते हैं सब। उनका काम ना वीआईपी को ट्रीट करना है। कोई भी वीआईपी गया तुरंत, ए सर आपको चेकिंग क्या जरूरत है, चले
ऊपर नीचे दुबार कर दो, दुबार इसे कर देगा। और कुछ जैसे कुछ रिपोर्टेड लोग हैं उनको तो ले जाना भी जरूरी है, तो वो लोग के अंदर में सीआईएसएफ वाले रहते हैं। तो जितना भी पैसे, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब किस कौन देखेगा? आरबीआई की सुरक्षा सीआईएसएफ, सबको दे दो सीआईएसएफ में। यहाँ अब जैसे कहीं पे पेट्रोलियम इंडस्ट्री का कारखाना है, सीआरपीएफ को लगाएंगे, किसको लगाएंगे? सीआईएसएफ। किसे लगा देंगे? सीआईएसएफ। सबसे ज्यादा फोर्स किसमें है? सीआरपी में। सबसे बड़ा फोर्स है किसमें? सीआरपीएफ में। इतना जबरदस्त फोर्स है ना कि आधी मिलिट्री है ये अपने आप में। ये लोग क्या है? आधा मिलिट्री है। बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग है इन लोग। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? तो ये मेन है। और किसी को दिक्कत? तो ये सबसे बड़ी एजेंसी सीआरपीएफ, सबसे बड़ी सीआरपीएफ। आगे बढ़े, सबसे बड़ी सीआरपीएफ। किसी को कोई दिक्कत? कौन है भाई? अब सुरक्षा के लिए अब हम लोग देखते हैं जो प्रधानमंत्री हो जाए राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए, एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, एनएसजी। इन्हें ब्लैक कैट कमांडो भी कहते हैं। ब्लैक कमांडो या ब्लैक कैट कमांडो, एनएसजी। एनएसजी में कोई डायरेक्ट नहीं जाता है, आप नहीं जाएंगे। बीएसएफ में ठीक ठाक है तो एनएसजी में बुला लिया जाएगा, सीआईएसएफ में, सीआरपीएफ में, एसएसबी में, आईटीबीपी में, यहाँ कहीं से कहीं बुला के यहाँ डेपोटेशन पे डालेगा। परमानेंट नहीं रखेगा आपको भी एनएसजी में। डेपोटेशन का मतलब होता है आपका कोई विभाग कुछ और था, दे दिया गया इसके लिए, तो आपको डेपोटेशन के लिए लाएगा। 40 साल हिल जाएंगे तो फिर भेज देगा, जाइए आप जहाँ आए थे, यहाँ सब चूस दुरुस्त की जरूरत है एकदम। तो वो कुछ दिन के डेपोटेशन के लिए कहाँ ला देगा? एनएसजी में। एनएसजी में डायरेक्ट चल जाएंगे, वहाँ अच्छा परफॉर्म करिएगा, अप्लाई करेंगे, तब किस में जाएंगे? एनएसजी में। तो इंडिया की एकदम टॉप कमांडोज कौन है? एनएसजी। अब जैसे सीआर 5.5 फीट 7 इंच आपकी हाइट है, आप बीएसएफ में जा सकते हैं, किसी में जा सकते हैं, लेकिन उसमें से इसमें आने के लिए कम से कम 6 फीट खोजेगा। मतलब एक तो उसमें क्रीम भर्ती किया, उसमें वो महा क्रीम लेके इसमें आया है। हम देखिए कभी किसी एवरेज हाइट वाले को आप देखे ही नहीं होंगे कमांडो में, सब इतना बड़ा हाइट का रहता है। समझा गया? तो एकदम टॉप कहाँ पहुंचा है? एनएसजी में। एनएसजी जिसको मिली रहती है एनएसजी कवर, एकदम वीवीआईपी रहता है। बड़े बड़े मिनिस्टर्स लोग को मिली रहती है एनएसजी कवर, जैसे योगी आदित्यनाथ हैं, राहुल गांधी हैं, राष्ट्रपति हैं, मंत्री जितने होते हैं, सेंट्रल मिनिस्टर, उन लोग को क्या मिली होती है? एनएसजी कवर। काले कवर लेके से देखे होंगे खड़े रहते हैं लोग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उनकी सुरक्षा के लिए। अब एनएसजी में सबसे ठीक ठाक उसको एसपीजी ले जाता है, ये मोदी जी वाला है एसपीजी। मोदी जी को कौन देखता है? एनएसजी देखती है मोदी जी को ना, मोदी जी को एसपीजी देखता है। एसपीजी सबसे खतरनाक, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, एसपीजी। देखिएगा जब मोदी जी खड़े रहेंगे ना, उनको दाहिने बाएं को काला सूट पहन, काला चश्मा पहन के, सफारी सूट पहन के, ब्रीफकेस लिया रहेगा ऐसे, एक अटैची लेके घूमते रहता है। वो अटैची नहीं है, उसको बटन दाबेगा ना तो उसमें 3 लेयर खुल जाएगा, वो बुलेट प्रूफ जैकेट है। अच्छा गोली वोली चलने लगा ना, खटाक से बटन दबाएगा, अटैची 3 लेयर में खुलेगा। अब मोदी जी के सामने वाला लगा देगा, एक उधर वाला लगा देगा, हो गया कवर। चलाते रहो गोली, वो स्टील के है। तो वो देखिएगा हमेशा एक ना सूटकेस लेके चलते रहता है, और एकदम पातर रहता है, उसमें कुछ रहता होता नहीं है, पतला होता रहता है यहाँ पे। तो उसमें ना अलग टाइप के होते हैं। एसपीजी का कोई स्ट्रक्चर बाहर नहीं है और ना ही बताना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत है क्या कि उसमें ना एक ग्रुप है जो हमला होने के टाइम पे उसको ये मतलब नहीं है कि कौन हमला किया कौन ने। एक ग्रुप ऐसा है जो अटैची लेके घूम रहा है, वो मोदी जी को कवर दे देगा। एक ग्रुप ऐसा है जो ढूंढेगा किधर से मार रहा है, और एक वो है जो तरतरा देगा यहाँ पे, एकदम पूरा व्यवस्थित करके रख देगा यहाँ पे। एकदम एसपीजी होती है यहाँ पर। इसमें कितने कमांडो होते हैं भाई साहब? इसकी कोई गिनती आज तक किसी को नहीं पता है, किसी को कुछ नहीं पता है। सबसे टॉप सिक्योरिटी एसपीजी। और काला चश्मा पहने रहते हैं सब। वो इधर मुंह, जैसे उनको इधर देखना है ना तो मुड़िया इधर घुमा लेंगे, आंखिया से इधर देखेंगे, तो इसलिए काला पहनते हैं सब। इधरिया वाला अपने डराई लेके हमरा देख रहा है, देख तो रहेगा, इसको देखना होगा इधर ना तो इधर घूम जाएगा। अलग टाइप का होता है। और काला चश्मा पहने आपको एक साथ डबल को क्या कर दिया, कवर कर दिया, तो उनका अलग लेवल का होता है। और प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी इतनी टफ होती है, ऐसे थोड़ी देख सकते हैं। अब कहीं पे भी अगर प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, यहाँ पे पीएम यहाँ पे अगर खड़े हैं, तो इसके चारों ओर कवर कौन दिया है? इसके बाद का जो कवर रहेगा ना, एनएसजी का है, एनएसजी। इसके बाद का जो कवर रहेगा जेड+, सीआरपीएफ का जेड+, सीआरपीएफ का जेड, सीआरपीएफ यहाँ पर, ये हो गए आपके जेड+। इतना भयानक। इसके बाद आपका रहेगा स्टेट कमांडो, जैसे बिहार पुलिस, बिहार में आएंगे तो बिहार पुलिस के कमांडो होंगे, इसके बाहर रहेंगे आप। इसके बाहर अगर रहेंगे तब रहेगी पुलिस। इसके बाहर कौन है? पुलिस। इसके बाहर अगर देखेंगे तो ट्रैफिक बंद कर देते हैं सब ना, देखना ट्रैफिक है, कोई गली से नहीं निकले, कोई इसमें नहीं निकले, सारा बंद कर देते हैं सब। और देश की सुरक्षा जरूरी भी है इसमें। देश की सुरक्षा भाई, उस व्यक्ति के, किसी देश के प्रधानमंत्री पर हमला, उस देश पर हमला होता है, इनकी सुरक्षा इस जितना हो सके। इसके ऊपर एयर विंग, जो वो क्या नाम है उसका, ये पूरा एरिया जो होता है ना,
ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल में। यहाँ आपका मोबाइल काम नहीं करेगा, जितने एरिया में रहेंगे मोबाइल काम नहीं करेगा, रिमोट काम नहीं करेगा। अगर बम लगा है रिमोट से उड़ाने की कोशिश करें, उड़ भी नहीं करेगा। तो जैमर लेके घूमता है सब इनके उसमें। ये नहीं कि कोनो फिल्म विल्म में देखते हैं बम लगा दिया हीरोगा और रिमोट अब नहीं जाएगा, बैटरी ये नहीं है, फिर घूमेगा बैटरी उटरी खो जाएगा। मतलब फिल्म का एक ही कहानी होता है, उतार चढ़ाव दिखाते रहो लोग पब्लिक होते रहे, लास्ट में दबाएगा बम फूट जाएगा, इससे या जैमर लगा देगा। कोई जैम काम नहीं करेगा। तुम ड्रोन लेके उड़ाओगे ना, ड्रोन वहां गिर जाएगा। अगर तुम्हें मन किया कि भाई हम ब्याह वाला ड्रोन खरीद लिए हैं, एकदम पास से फोटो खींचेंगे मोदी जी का, ना खींचा पाएगा। इसके आगे जाते ड्रोन यहीं गिर जाएगा। वहां जैमर लगा, उसको सिग्नल नहीं मिलेगा। और ड्रोन को जब सिग्नल नहीं मिलेगा क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। कोई मोबाइल वोबाइल उस एरिया में कुछ भी काम करने वाला नहीं। ये वीडियो कॉल पे दिखाए मोदी जी भाषण दे रहे हैं, काम ही नहीं कर रहा है, नेटवर्क नहीं काम करेगा। आगे बढ़े। अच्छा, मीडिया वाले लोग का उनका अपना वो लेके घूमते हैं लोग, देखना ना उसको एक टीवी टाइप का होता है, उस पर सेटअप लेके उनका पूरा सिस्टम लेके चलते रहते हैं लोग। तो उनका उस फ्रीक्वेंसी से वो होता है वहां पे उनका। और सारे मीडिया वाले थोड़े घूम रहे होते हैं, एएनआई वगैरह को लेके चलते हैं कि कोनो मुंह में माइक लगा देगा ये लोग के मुंह थोड़ी है होता है। एएनआई हो गया, पीटीआई हो गया, आईएनएस हो गया, ये हो गया, 18 नेटवर्क हो गया अपना। बेसिकली एएनआई ले लिया तो एएनआई सबको नहीं होता है। मोदी जी आएंगे तो उनके साथ एक एएनआई का वो आता है। तो एएनआई है बड़का चीज। कहीं पे देखिएगा जो भी बड़का होगा ना, तो एएनआई का कभी पत्रकार आपको नहीं दिख सकता है, उसका रूल है। कभी भी एएनआई इंटरव्यू लेगी ना, तो देखिएगा सामने से कोई सवाल पूछ रहा होगा और एएनआई का माइक लगा होगा, और पत्रकार नहीं दिखेगा। वो न्यूज एजेंसी है, पत्रकार नहीं है। चाहे पीटीआई हो गया, वो चेहरा उनका नहीं दिख सकता। सबसे टॉप लेवल की सिक्योरिटी एसपीजी केवल किसे मिलेगी? हाँ, केवल पीएम को मिलेगी। ना सबको एनएसजी। राष्ट्रपति को कौन कुछ बोलने जाएगा जी, करते कौन चाहिए वो? हाँ, राष्ट्रपति करते क्या है, खाली भी दिन भर साइने करते करते परेशान हो जाते। अब अलग अलग डिपार्टमेंट में कुछ कॉन्फिडेंशियल है, कुछ ये है, क्योंकि आर्मी हर चीज तो अपना करेगी नहीं, लेकिन 12-13 ऐसे अलग है। लेकिन जो आप जाति के नाम पे पूछ रहे हैं ना, जैसे सिख रेजिमेंट है, मराठा रेजिमेंट है, सिख लाइट इन्फेंट्री है, तो ये बिहार रेजिमेंट है। तो ये जो बैठिए, जो जातियों के नाम पे रेजिमेंट है ना, ये अंग्रेजों के टाइम पे चलते आ रहे थे। तो सेना का कहना है कि भाई हम इसे बंद नहीं करेंगे। अब तरह तरह के बीच में बात उठती है कि यादव रेजिमेंट भी होना चाहिए, अहिर रेजिमेंट। उनका कहना भी गलत नहीं है, मारधार में कहाँ पीछे है भाई। युद्ध होगा तो ये अकेले लाहौर और सब लेके चलाएंगे यहाँ पे। तो इनका कहना है कि भाई राजपूत रेजिमेंट है तो हम यादव रेजिमेंट मांग रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं? क्या हम लोग लड़ने में पीछे हैं? भाई हकीकत बात है कि लड़ने में तो पीछे नहीं है। पहले क्या था, जब अंग्रेज थे, आज से 200-250 साल पहले, तो लड़ाई एक जाति विशेष तक ही सीमित थी। तो उन्होंने बनाया था। तो सेना का कहना है कि अगर हम जाति विशेष पे नया गठन करने लगेंगे, तो फिर हर जाति का अपना अपना, सेना में तो कोई ऐसा नहीं ना कि किसी एक ही जाति के लोग हैं, हर जाति हर धर्म के लोग हैं सेना में। तो थोड़ा सा ये चीजें कंट्रोवर्शियल हो जाती हैं। समझ में आएगी नहीं आएगा? अब उनका कहना है कि तो फिर बाकी सबको एक जैसा कर दीजिए। अब इतना दिन से नहीं किए तो हम कैसे खत्म कर देंगे अभी अचानक से? सबका सिंबल आ चुका है, सबका कुछ आ चुका है, वो है। हालांकि हर जाति के हिसाब से ये ग्रेनेड, पहले क्या था ना कि बम फेंकने वाला ना, ग्रेनेड फेंकने वाला अलग आते थे, सब लंबे हाइट के रहने चाहिए, तब जाके वो ग्रेनेड फेंकेगा तोप टैंक को उड़ाने के लिए। तो वो रेजिमेंट का नाम रख दिया ग्रेनेडियर। अभी ग्रेनेडियर बहुत सारे लोग हैं। अब तो नॉर्मल आदमी भी ग्रेनेडियर तो गन से मारता है। तो ये सबका अपना अपना सेना का अलग अलग रूल है। ये समझ में आ गया? किसी को इसमें प्रॉब्लम?